गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो और उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना ही वाक्य कहलाता है। मतलब शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ? अर्थात शब्द समूह से वक्ता यानी बात कहने वाला अपने भाव को पूर्ण रूप से श्रोता या पाठक के समक्ष व्यक्त कर सके, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब उस वाक्य से कहने वाला और सुनने वाला दोनों को अपनी अपनी बात समझ में आनी चाहिए। कहने वाले को कहने वाली बात समझ में आनी चाहिए कि वह क्या बात कर रहा है, और सुनने वाले को भी पूरी बात अच्छे से अर्थपूर्ण ढंग से उसके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सके और वह पूर्ण अर्थ ग्रहण कर सके उस बात का, वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह मतलब उसको क्रम में लिखना कि सबसे पहले कर्ता, फिर क्रम, फिर क्रिया, है ना, और विभक्ति चिन्हों के साथ हम वाक्य की रचना करते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, सत्य की विजय होती है। विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब इन उदाहरणों से आपको पूर्ण रूप से अर्थ का ज्ञान हो रहा है कि विजय किसकी होती है? सत्य की। खेल कौन रहा है? विजय। नाच कौन रही है? बालिका। ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि नाच रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन नाच रहा है? बालिका नाच रही है, लड़की नाच रही है। ठीक है, लड़कियां नाच रही है। किसी भी प्रकार से हम उस अर्थ को ग्रहण करने में, मतलब अलग अलग अर्थ में उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पूर्ण सार्थक वाक्य होगा तो उसका सही अर्थ हम ग्रहण कर पाएंगे। तो वाक्य कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अब इन सभी वाक्यों का अपना अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अब ये तो हुआ वाक्य। अब वाक्यांश किसे कहते हैं? हमने पढ़े थे ना, उपसर्ग में पढ़ा था, प्रत्यय में पढ़ा कि वाक्यांश क्या है? वाक्य का एक अंश है। ठीक है ना। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है परंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर दरवाजे पर कौन आया है, कब आया है, कैसे आया है, ये किसी को नहीं पता। ये अधूरा वाक्य, मतलब वाक्य का एक अंश है, और जब तक ये वाक्य का अंश है इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इसे? वाक्य, वाक्यांश कहेंगे। ठीक है। जैसे दरवाजे पर, कोने में। अब कोने में क्या रखा है, क्या पड़ा है ना, कोने में कौन है। इस प्रकार से हम वाक्य को पूर्ण करेंगे जब हमें इनका सही अर्थ मिल जाएगा, तब वह वाक्य कहलाएगा। अभी ये क्या है? वाक्य के एक अंश है। क्लियर हुआ? वाक्य और वाक्यांश। अब इसके बाद वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसको वाक्य के अंग भी कह सकते हैं। ये वाक्य के अंग भी हैं। ठीक है ना, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और सरल शब्दों में जो वाक्य में कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? पूनम। यानी पूनम के विषय में बात की जा रही है, तो यहाँ पर पूनम उद्देश्य हुआ। सचिन दौड़ता है, तो दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? सचिन। तो सचिन के बारे में बात की जा रही है, तो सचिन यहाँ पर उद्देश्य हुआ। क्लियर हुआ उद्देश्य? अब इसके बाद देखिए विधेय। विधेय क्या
के बारे में क्या कह सकते हैं हम? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब कि पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम तो यहाँ पर क्या हुआ? उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में क्या बात कही जा रही है कि वह किताब पढ़ती है, तो ये किताब पढ़ना क्या हुआ? विधेय। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उद्देश्य के बाद जो भी वाक्य का अंश बचता है वो पूरा विधेय होगा। ठीक है ना, कि पहले उद्देश्य क्या है? कर्ता, जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो उद्देश्य हुआ, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वह उसका विधेय हुआ। ये वाक्य के क्या हैं? अंग हैं, वाक्य के भाग हैं, वाक्य के हिस्से हैं। ठीक है ना। इसके बाद वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है वो क्लास 10th में आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर मतलब हम उन वाक्यों की रचना कर रहे हैं तो वह वाक्य रचना के आधार पर होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मतलब किसी वाक्य को पढ़कर हम उसका अर्थ ग्रहण करके उस वाक्य का भेद बता रहे हों, वो अर्थ के आधार पर। तो आपके सिलेबस में दिया गया है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और रचना के आधार पर वाक्य भेद हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। आया समझ में? अब रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने आपको बताए थे कौन से? साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आपका जो सिलेबस है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद वो हम पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है उसमें मुख्य रूप से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहला जो वाक्य संदेहवाचक वाक्य। सबसे पहला वाक्य कौन सा है? संदेह। संदेह का अर्थ भी आप डाउट, ठीक है, जिससे हमें कोई संदेह हो रहा हो, है ना, तो वह संदेह मतलब वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा हो कि यह 100% इसमें कोई ना कोई शक है, ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ना। वहाँ पर अगर हमें संदेह हो रहा हो, जिनमें शायद, है ना, इस प्रकार के शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं जिससे हमें संदेह होता हो, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे वाक्य जिनके 100% होने पर कोई शक हो या जिन वाक्यों को पूर्ण रूप से सही ना कहा जाए वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसको हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसमें अभी भी कोई संदेह है, कोई डाउट है ना, हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ये कार्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना दोनों प्रकार से उसका आंसर हम दे सकते हैं, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य। इसके कुछ उदाहरण देखिए। शायद आज राम रावण का वध करेगा। अगर कोई एपिसोड आ रहा है, ठीक है, रामायण, ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आज हो सकता है कि आज इस एपिसोड में राम रावण का वध करेगा, संभवतः वह सुधर गया। अब संभवतः मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वह सुधर जाए, शायद मोहन मान जाए। अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो हम कहने के बाद भी नहीं मान, तो हम उस पर संदेह जता सकते हैं, शायद अब वह अभी तक नहीं पहुंचा, क्या वह यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, फिर भी ये संदेहवाचक वाक्य क्यों है? क्या वह यहाँ आ गया, इसमें भी संदेह हो रहा है, क्या वह यहाँ आ गया या नहीं, आ गया है या नहीं। तो दोनों प्रकार के आंसर्स जहाँ मिल रहे हों हमें, तो उसमें क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, निषेधात्मक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ प्रवेश निषेध है ना, यहाँ गाड़ी पार्क करना निषेध है ना, रास्ते के लिए निषेध का अर्थ होता है मना करना। ना के अर्थ में जो ना का जहाँ पर अर्थ हो वह निषेधात्मक वाक्य। अब यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य में क्या कहा जाएगा? जैसे जिस वाक्य में नहीं, न, नहीं हो सकता, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर प्रयोग किए गए हों वे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में
किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन वाक्यों से कार्य में के निषेध का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिन वाक्यों में काम नहीं होने का, काम न करने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण देखिए इसके, आज खाना नहीं खाऊंगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं आएगा, राम आज रावण को नहीं मारेगा। ठीक है ना। अब इन चारों वाक्यों में एक शब्द कॉमन है ना, सामान्य रूप से क्या है एक शब्द, नहीं, यानी जहाँ पर किसी काम का ना होना बताया जाए वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद तीसरा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत इजी है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आपको सिर्फ वाक्य दिया गया होगा, आपको बस उसका अर्थ पहचान कर उस वाक्य का भेद आपको बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य में तो इजी है, आप क्वेश्चन मार्क अगर जहाँ देख लें वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। सरल शब्दों में तो यही कहा जा सकता है कि जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता हो वाक्य के बाद में वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा ना। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और ध्यान रखने बात यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे हमने पहले वाले में देखा था, संदेहवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, लेकिन वहाँ पर उस प्रश्न में क्या हो रहा था, संदेह प्रकट हो रहा था, इसलिए वह संदेहवाचक वाक्य हुआ। आया समझ में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि हम वाक्य को अर्थ के आधार पर पहचान रहे हैं, तो अर्थ क्या कहता है उसके आधार पर ही हम उसके वाक्य का भेद बता सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, तुम कौन से देश में रहते हो, राम रावण का वध कब करेगा, बसंती कब नाचेगी, ये फिल्म कब खत्म होगी। तो सभी वाक्यों में प्रश्न चिन्ह लगे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है, और सभी वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए सभी वाक्य कैसे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा मतलब ऑर्डर देना, है ना, आज्ञा देना। तो उसमें प्रार्थना, उपदेश, दूसरे शब्दों में ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा, वहाँ जाकर बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया बैठ जाइए। ठीक है, मतलब यहाँ पर सभी वाक्यों में क्या दी जा रही है, आज्ञा, आदेश दिए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर अनुमति। तो इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य। संकेत का अर्थ होता है संकेत करना, है ना, किसी को इशारे से बताना या संकेत करना, ये संकेत। जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता हो, यानी कि संकेतवाचक वाक्य में हमेशा दो क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर अगर निर्भर हो रहा है तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। अब बस कब नहीं छूटती, जब हम तेज चलते। तो तेज चलना और छूटना दो क्रियाएं हो गई, पहली वाली क्रिया दूसरी वाली क्रिया पर निर्भर है। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा यह हाल नहीं होता। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अवश्य सफल कब होगे, जब तुम परिश्रम करो। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है ना, कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। तो ये कौन से वाक्य कहलाएंगे, संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। एक दूसरे को संकेत करके अपना अर्थ प्रकट कर रही है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, तो परिश्रम करने का संकेत किस पे दिया जा रहा है, सफल होने पे।
सफल होने का संकेत किसमें, सफल जब होगे जब तुम परिश्रम करोगे। तो एक दूसरे पर ये आश्रित है, एक दूसरे को संकेत कर रही हैं। अब इसका जो छठा भेद है वो है विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य में तो आप जानते ही हैं, जहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो होता है, एक्सप्लेनेशन चिन्ह जो होता है ना, उन वाक्यों में अरे, अहो, हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, छी छी, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना जिसके आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है, वो सभी वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह भी लगता है। ये जो वाक्य होते हैं, जैसे देखो उदाहरण के तौर पर देखो, ओहो कितनी ठंडी रात है, भले हम जीत गए। क्या भारत जीत गया? अरे तुम कब पहुँचे, तुम लोग कब पहुँचे? हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब ये जो विस्मय जो वाक्य हैं, इसमें जो शब्द आगे दिए गए हैं उन सभी शब्दों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर ये विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाए, जिसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, घृणा प्रकट हो रही हो, घिन्न प्रकट हो रही हो, ठीक है ना, इस प्रकार कोई खुशी हो, आश्चर्य हो, तो इन सारे वाक्यों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। वे सभी वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। सातवां वाक्य जो है वो देखिए विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्यों में विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। विधानवाचक वाक्यों को क्या कहा जाता है? विधिवाचक, मतलब सरल शब्दों में जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, मतलब किसी काम का होना या करना जहाँ पाया जाए, वह विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य जिसे हम कहेंगे। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है, राधा स्कूल चली गई। विधानवाचक वाक्य कौन से होंगे? मतलब बिल्कुल सरल शब्दों में जिन वाक्यों की हम रचना करते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में जिन वाक्यों के बारे में हम बताते हैं, वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अंतिम जो वाक्य भेद है वो है आपका इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता से कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे तुम एक दिन कुत्ते की मौत मरो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब ये सारे उदाहरण जो हैं वो अपनी अपनी इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षा या आशीर्वाद, जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना, इस तरह के आशीर्वाद वाले वाक्य, ये सब कहाँ पे आएंगे? इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। तो आज हमने सबसे पहले तो वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य कौन से वाक्य पढ़े, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाक्य के 2 अंग भी देखे, उद्देश्य और विधेय, है ना। और इसके बाद वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है जिनका हमने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है। धन्यवाद।